नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की पहली खबर के साथ। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक जो है आज आपको बताएं पटना में रविवार को हुई है। बिहार में सत्ता हस्तांतरण के बाद ये पार्टी की सबसे बड़ी पहली बैठक जो है वो माने जा रही है, जिसमें राजनीतिक गलियारों की नजर जो है वो सभी की टिकी हुई थी। बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जा सकते थे। इसको लेकर खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भी जो है चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। बैठक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो है वो बने रहेंगे या फिर पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई बड़ा संकेत जो है वो दिया जा सकता था। खासतौर पर उनके पुत्र निशांत कुमार की भूमिका को लेकर भी जो है राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि माना जा रहा है कि बैठक के जरिए निशांत कुमार को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश जो हैं वो भी आने वाले समय में सामने निकल कर आ सकते हैं। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार भविष्य में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। फिलहाल उनके पास कोई औपचारिक पद नहीं है, लेकिन कई नेता और कार्यकर्ता उन्हें पार्टी के भविष्य के चेहरे के रूप में देखते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परिषद की बैठक उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर नई दिशा तय कर सकती है। बैठक का कार्यक्रम आपको बता दें सुबह 10:30 बजे जो है वो शुरू हुई थी। सबसे पहले देश भर में पहुंचने वाले प्रतिनिधियों का पंजीकरण किया गया। इसके बाद 11:30 बजे राज्य परिषद की बैठक हुई। वहीं दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की प्रमुख बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि यह बैठक पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए थे और आपको बता दें कि बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संपन्न हुई है। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और निशांत कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र मंत्री और सांसद, विधायक, डिप्टी सीएम और अन्य पदाधिकारी भी जो है वो मौजूद रहे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के 3 साल के कार्यकाल को जो है यहाँ पर औपचारिक मुहर जो है वो लग सकती है। बैठक में संगठन विस्तार भी जो है प्रमुख मुद्दा रहा। जेडीयू हाल ही में 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। अब पार्टी की नज़र दूसरे राज्यों में अपनी मौजूदा और यूं कहें कि अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रभाव बढ़ाना बताया जा रहा है। एनडीए के साथ तालमेल और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी जो है चर्चा होने की संभावना जताई जा रही थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की रणनीति पर विचार हो सकता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव है, उसको लेकर भी यहाँ जो है चर्चाएं अब तेज होते हुए फिलहाल दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेने वाली जेडीयू अब यूपी में क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नज़रें जो हैं फिलहाल टिकी हुई हैं। सभी राजनीतिक दलों की नज़रें भी टिकी हुई हैं और सबसे ज़रूरी ये है कि इसी कारण राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक जो है संगठन और रणनीतिक और दोनों दृष्टियों से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों पर चल रही अतिक्रमण हटाओ अभियान और कार्रवाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार यानी कि केंद्र और राज्य की जो भाजपा सरकारें हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक कम और राजनीतिक ज्यादा दिखाई देती है। गहलोत का आरोप है कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो की जा रही है। इसी उद्देश्य से आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। रविवार को जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान से सटे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे क्षेत्रों में वर्षों से सामाजिक सौहार्द कायम रहा है। यहां कभी सांप्रदायिक तनाव या दंगे जैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन अब धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई कर माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर राजनीतिक एजेंडा ध्रुवीकरण पर आधारित है और वर्तमान कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा जो है वो बताई जा रही है, उसी से प्रेरित होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि कई ऐसे धार्मिक स्थल भी कार्रवाई के जद में आ गए हैं जिनमें स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक दरगाह का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गांव में मुसलमान समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, फिर भी हिंदू समुदाय के लोग उसकी देखभाल करते थे। इसके बावजूद प्रशासन ने लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की है। गहलोत ने कहा कि भाजपा धर्म आधारित राजनीति करती है और आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कार्रवाई राजनीतिक संदेश देने के लिए की जा रही है। उनके अनुसार धार्मिक स्थलों को हटाने के पीछे प्रशासनिक कारणों से अधिक राजनीतिक उद्देश्य जो है वो नजर आते हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
गहलोत ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग वर्षों से भाईचारा और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक सद्भाव बनाए रखे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की कार्रवाइयों को जो है संवेदनशीलता के साथ नहीं संभाला गया तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं। इस दौरान अशोक गहलोत ने आपको बता दें कि यहाँ जो है पांचना बांध विवाद का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले को सुलझाने के बजाय टालने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए सरकार को सक्रिय या यूं कहें कि सक्रिय पहल जो है वो करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रयास जो है वो नजर नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार चाहे तो मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर जो है विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से जो है उसका समाधान तलाश सकती है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार का मौजूदा रवैया सकारात्मक नहीं है और इसमें सामाजिक और जातीय तनाव बढ़ने का खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता शांति और संवाद होना चाहिए ताकि किसी भी पक्षों के साथ जो है न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आपको सुनाते हैं क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा है। देखिए, बात सुनिए, एक घटना ऐसी हो रही राजस्थान के अंदर कि लगता ही नहीं कोई सरकार नाम की चीज राजस्थान, और उसी में पांचना बांध की समस्या भी आती है। अभी तक 15-20 दिन होने आए हैं, कम से कम दोनों समुदाय, चाहे गुर्जर समाज हो चाहे वो मीणा समाज हो, उनके पंच पटेल भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, उन सबको बुला के बात तो करते कि भाई रास्ता कैसे निकल सकता है। एक तो हाईकोर्ट आदेश दे रहा बार बार, अधिकारी लोग डरे हुए हैं कि कंटम लग जाएगा। एक तरफ कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है, वो धरने दे रहे हैं और पटरियों पर बैठे, वो भी मैंने देखा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा सरकार के मुखिया से, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको आप गंभीरता से लें, आप गंभीरता से लें और उसी रूप में बुला के शीघ्र बात करें, एक टीम बनाएं, आपके मंत्रियों की हो टीम और या आपकी पार्टी लोगों की हो जो समझ कर सकते हैं, बुला के बात करनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए समय रहते हुए, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से हल निकल सके और सबके साथ न्याय हो सके। ये मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की ओर आपको लेकर चलते हैं। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और इसी वजह से जो है विभिन्न दलों के सांसदों की तोड़फोड़ की जा रही है। इस खबर पर आपको आगे हम जानकारी देंगे विस्तार से, लेकिन इसी बीच आपको बता दें एक बहुत बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव जो है वो देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है जो आपको बता दें कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर का ये पूरा मामला जो है ये बताया जा रहा है। तमिलनाडु का ये पूरा मामला है जहां 40 से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। 40 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अमोनिया गैस लीक होने से 2 की मौत भी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, जो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जो है अब बड़ी खबर ये है कि फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव यानी कि लीकेज हो गई है। लीकेज की वजह से यहाँ पे आपको बता दें तमिलनाडु के तिरुवल्लुर का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। 40 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब अमोनिया गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है और हादसे में जो है यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी फिलहाल जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो एक बड़ी घटना जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिली है जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगने से जो है यहां पर अमोनिया गैस लीक होने से जो है यहां पर एक हादसा हो गया है। इस हादसे में आपको बता दें कि फैक्ट्री में जिस तरीके से रिसाव जो है अमोनिया गैस का वो हुआ है, उसकी वजह से तकरीबन 40 लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालत उनकी जो है अभी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अमोनिया गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत की खबरें भी फिलहाल सामने निकल के आई हैं। तो फैक्ट्री में किस तरीके से गैस लीकेज का एक बड़ा मामला जो है तमिलनाडु से सामने निकल के आया है, जिसने यहां पर 40 लोगों को अपने चपेट में ले लिया है और उनकी सभी की हालत जो है अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और सबका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी सामने निकल के आ रही है कि देखिए गैस के रिसाव होने से, अमोनिया गैस के जो है यहां पर रिसाव होने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है।
तो आपको बता दें किस तरीके से जो है हादसे में अब जो है 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बहुत चिंताजनक विषय जो है ये बना हुआ है। 39 लोगों की भी जो है यहाँ पर अभी हालत जो है वो स्थिर नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर अस्पताल में उन सभी का इलाज चल रहा है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 40 लोगों से ज़्यादा जो है यहाँ पर 40 लोगों से ज़्यादा जो है यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं। और आपको बता दें कि 40 लोग से ज़्यादा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हैं अस्पताल की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां किस तरीके से हड़कंप और अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि 40 लोग जो हैं वो एक साथ अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस अमोनिया गैस लीक होने से, अमोनिया गैस के रिसाव होने से, लीक होने से आपको बता दें कि 2 लोग जो हैं यहाँ पर उनकी मौत भी हो गई है। ये आपको अस्पताल का हम जो है नज़ारा दिखा रहे हैं, मंजर दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है एक भय का माहौल लोगों के अंदर जरूर है। और क्योंकि देखिए गैस लीकेज एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता है। ऐसे में फिलहाल अभी जो है ये आंकड़ा मौत का 2 का पहुंचा है और 40 लोग जो है यहां पर अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। वापस लौटते हमारी खबर की ओर। महाराष्ट्र में दरअसल आपको बता दें संजय राउत ने एक बार फिर से भाजपा नेतृत्व पर बड़ा राजनीतिक हमला बोल दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि सांसदों और नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा है। उनके अनुसार भाजपा के भीतर भविष्य की नेतृत्व की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिक समीकरण जो है वो बनाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर एक अलग शक्ति केंद्र तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ा करना और एक अलग गुट तैयार करना बताया जा रहा है। राउत ने कहा है कि देश की राजनीति में जो घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे सत्ता और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा काम कर रही है। हालांकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत फिलहाल पेश नहीं किया है। भाजपा की ओर से फिलहाल राउत के इन आरोपों पर कोई भी औपचारिक या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई है। वही राजनीतिक जानकार राउत के बयान को महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा समीकरणों से जोड़कर जो है वो देख रहे हैं। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा संजय राउत ने। ऐसा है, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए ये सब जो तोड़फोड़ चल रही है ना सांसदों की, उनके समर्थन में हो रही है ये तोड़फोड़। ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए तो पूरे देश में पूरे सांसद तोड़कर अपना अलग से गुट बनाना चाहते हैं ये लोग। ये मोदी जी के लिए बड़ा आह्वान भविष्य में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, मोदी के बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। आयकर विभाग लखनऊ ने मामले में आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले जौहर ट्रस्ट को 37 पन्नों का विस्तृत नोटिस जो है वो जारी किया है। नोटिस में ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। ये मामला वर्ष 2017 में रामपुर शहर में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के बाद आयकर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जांच के क्रम में विभाग ने जौहर ट्रस्ट से विभिन्न वित्तीय गतिविधियों और दस्तावेजों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। आयकर विभाग ने आपको बता दें कि नोटिस में ट्रस्ट से वित्तीय वर्ष के दौरान हुए लेन देन, आय व्यय और इसी के साथ अन्य आर्थिक मामलों से संबंधित जानकारी देने को कहा है। जौहर ट्रस्ट की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करता है, जिसे आजम खान की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक जो है वो माना जाता है। फिलहाल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान विभिन्न मामलों में रामपुर जिले जेल में जो है वो बंद हैं। ऐसे में इस नोटिस को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जौहर ट्रस्ट आयकर विभाग को क्या जवाब देता है और जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों की शिकायत दर्ज कई साल पहले भी की गई थी।
उन्होंने दावा किया है कि आयकर विभाग की ओर से पूर्व में भी कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट का संचालन मुख्य रूप से आजम खान के परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था पर पहले भी अदालतों में सवाल जो है वो उठाए जा चुके हैं। विधायक ने भी दावा किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की बड़ी मात्रा में जमीन सरकारी भूमि से संबंधित है और यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों में सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विभाग के नोटिस जारी किया है तो संबंधित पक्ष को पूरे पारदर्शिता के साथ जो है यहाँ जवाब देना चाहिए और जांच एजेंसियों को जो है सहयोग करना चाहिए। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद जौहर ट्रस्ट और आजम खान से जुड़े मामलों में एक बार फिर से राजनीतिक बहस को जो है तेज कर दिया है और एक नई विवाद जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। कहीं न जाएं, खबरों का सिलसिला जारी सिर्फ TV7 भारत पर।